हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस सीरीज़ में अभी तक हमने 31 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 32। आप सभी को पता है कि इस सीरीज़ में हमने पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 20 से 25 सालों में पॉलिटी के, उन सबको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस को और भी मजबूत किया जा सके और आपको आइडिया लग सके कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, और इस सीरीज़ में ये है आपका चैप्टर नंबर 32, जिसमें हम लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे। लोकपाल और इसके महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर नागरिकों की शिकायतें होती थी, उन सब का निवारण करने के लिए स्वीडन के अंदर 1809 में एक एजेंसी बनाई गई थी जिसका नाम था ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन एक ऐसी संस्था थी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी नागरिकों की शिकायतें होती थी, उन सभी का निवारण उस एजेंसी के द्वारा किया जाता था। और इसी एजेंसी से प्रेरणा लेते हुए भारत के अंदर भी ऐसी ही एक सिमिलर एजेंसी बनाई गई जिसका नाम लोकपाल और लोकायुक्त रखा गया था। जो भी नागरिकों केंद्र के लेवल पर जो भी नागरिकों की शिकायतें होती थी, उन सब का निवारण लोकपाल के द्वारा किया जाता था, और राज्य के लेवल पर जो भी शिकायतें होती थी नागरिकों की, उनका निवारण लोकायुक्त के द्वारा किया जाता था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लाया गया था, जिसे 2014 में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर आपको इस बात से ये पता चलता है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसे पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाकर बनाया गया था 2013 के अंदर, ताकि जितने भी नागरिकों की शिकायतें हैं उन सभी का समाधान किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो भी बाकी की डिटेल्स हैं उन्हें हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे देश में प्रथम लोकपाल कौन थे? आपको बताना है कि भारत के अंदर प्रथम लोकपाल कौन बनाए गए थे। ऑप्शन ए न्यायाधीश सुबोध राणा, ऑप्शन बी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी न्यायाधीश बालाकृष्णन, और ऑप्शन डी न्यायाधीश HS दत्तू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया था। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम था वह 2013 में लाया गया था, लेकिन इसका गठन 6 साल के बाद 2019 में किया गया था, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वह न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल में जो लोकपाल आपकी संस्था है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके अंदर एक अध्यक्ष होते हैं और 8 इसके अन्य सदस्य होते हैं। तो जो ये लोकपाल है, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 9 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक चीफ होता है, अध्यक्ष होता है, और 8 अदर सदस्य होते हैं, अदर मेंबर होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आयोग, कमीशन है जिसने भारत के अंदर भी लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए सरकारिया आयोग ने, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ऑप्शन सी विधि आयोग ने, और ऑप्शन डी ठक्कर आयोग ने। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, और इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका कार्यकाल 1970 में समाप्त हो गया था। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सबसे पहले 1809 में स्वीडन में की गई थी। तो यहाँ पर आपको इस एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है
कि सबसे पहले जो भारत के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना करने का सुझाव था यह प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। और जो आपका ये प्रशासनिक सुधार आयोग है इसका गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। मोरारजी देसाई प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। फिर के हनुमंतिया को इनके पहले जो आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और 1970 में इस आयोग का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था। ओम्बुड्समैन जो कि इंटरनेशनल लेवल पर नागरिकों की शिकायतों का निवारण करती है, इसी के सिमिलर भारत के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम लाया गया था, जो कि एक स्वतंत्र एजेंसी होती है जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। ये स्वतंत्र रूप से सभी शिकायतों की जांच करती है। और ओम्बुड्समैन का गठन सबसे पहले स्वीडन में किया गया था 1809 में। क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर चुनें। आपको यहाँ पर ये बताना है कि राज्य के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी। यहाँ पर ये बताना है कि किसके द्वारा सबसे पहले ये रिकमेंडेशन की थी कि राज्य के लेवल पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970। ऑप्शन बी, संथानम समिति। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है प्रशासनिक सुधार 1966 से 70, इसके द्वारा ही राज्य के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ही ये रिकमेंडेशन दी गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है। आपको बताना है कि भारत के अंदर जो सिमिलर संस्था है ओम्बुड्समैन की वह क्या है। ऑप्शन ए, लेखपाल। ऑप्शन बी, तहसीलदार। ऑप्शन सी, राज्यपाल। और ऑप्शन डी, लोकपाल। आपको बताना है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पर ओम्बुड्समैन के द्वारा नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जाता है वह भारत के अंदर किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के अंदर जो ओम्बुड्समैन का प्रतिमान है वह लोकपाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था। आपको बताना है कि किसकी रिकमेंडेशन पर ओम्बुड्समैन जैसी संस्था बनाने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और ऑप्शन डी, अशोक मेहता समिति के द्वारा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पर जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था जिसका टेन्योर 1966 से 70 था, इसी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि भारत के अंदर भी ओम्बुड्समैन की तरह ही एक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम होना चाहिए जो कि नागरिकों की शिकायतों का निवारण कर सके स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की रिकमेंडेशन दी थी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी, के संथानम। ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी, बाबू जगजीवन राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। मोरारजी देसाई प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट है इसके अंदर पहला लोकपाल बिल जो लाया गया था वह कब लाया गया था। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1972। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 1968 के अंदर पहला लोकपाल बिल लाया गया था भारत की पार्लियामेंट के अंदर। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां 1969 में पारित भी हुआ था। जो यह 1969 में पारित हुआ था, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा में विघटित होने के कारण यह विधेयक व्यवगत नहीं हो। राज्यसभा के अंदर ज़्यादा टाइम तक पेंडिंग पड़ा रहने के कारण ये विधेयक कानून नहीं बन पाया था। क्वेश्चन नंबर 8, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं।
यहाँ पर आपको कुछ 3-4 कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको बताना है कि जो 2011 में लोकपाल विधेयक लाया गया था उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूर्व स्थापित किया गया था। जो लोकपाल विधेयक है इसे लोकसभा के अंदर 4 अगस्त 2011 को पूर्व स्थापित किया गया था, पेश किया गया था। तो यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, श्री पी चिदंबरम गृह मंत्री के द्वारा इसे पूर्व स्थापित किया गया था। जो ये लोकपाल विधेयक लाया गया था 2011 में, इसे पी चिदंबरम के द्वारा पुरस्थापित किया गया था। ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लोकपाल विधेयक है इसे पी चिदंबरम के द्वारा नहीं बल्कि नारायण स्वामी के द्वारा पुरस्थापित किया गया था। थर्ड, इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो लोकपाल विधेयक है 2011, इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। आगे इसकी फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा इसे कमजोर कहा गया था। जो सिविल सोसाइटी के सदस्य थे उन्होंने लोकपाल विधेयक 2011 को कमजोर बताया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन डी दिया गया है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, जिसमें ये बोला गया था कि जो लोकपाल विधेयक है 2011 इसे पी चिदंबरम के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा पूर्व स्थापित किया गया था, लेकिन नहीं, उनके द्वारा नहीं बल्कि नारायण स्वामी के द्वारा इसे पूर्व स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को उस टाइम के जो संसदीय कार्य मंत्री थे वी नारायण स्वामी के द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत और विधि तथा न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया था। सिविल सोसाइटी के जो सदस्य थे के द्वारा इसे कमज़ोर माना गया था, इसलिए आपकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। बाद में लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित विधेयक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2011 के रूप में 1 जनवरी 2014 को कानून का रूप ले चुका था। जो आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है जिसे 2013 में लाया गया था, इसने कानून का रूप लिया था 1 जनवरी 2014 को। क्वेश्चन नंबर 9, लोकपाल बिल का मसविदा आलेख तैयार करने के लिए पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित थे। यहाँ पर आपको 5 नाम दिए गए हैं, जिनमें से आपको बताना है कि जो लोकपाल बिल का ड्राफ्ट था उसे तैयार करने के लिए जो एक पैनल बनाया गया था, उस पैनल में इनमें से कौन कौन शामिल थे। फर्स्ट नंबर पर अन्ना हजारे, सेकंड प्रशांत जोशी, थर्ड संतोष हेगड़े, फोर्थ किरण बेदी एंड फिफ्थ नंबर पर आते हैं शांति भूषण। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकपाल बिल का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े और शांति भूषण, ये तीनों इस पैनल में शामिल थे जिसके द्वारा लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े और शांति भूषण। नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसविदा आलेख यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे, जिनमें फर्स्ट नंबर पर अन्ना हजारे, सेकंड अरविंद केजरीवाल, थर्ड शांति भूषण, फोर्थ एन संतोष हेगड़े और फिफ्थ नंबर पर आते हैं प्रशांत भूषण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत देश के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में ही की गई थी। ओडिशा पहला एक ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वहाँ यह संस्था 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी।
तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। और ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ऐसा राज्य है जिसके जो लोकायुक्त का जो भी विधान है, कानून है, उसे 1970 में ही पारित कर दिया था। लेकिन फिर भी लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना वहाँ पर 1983 में हुई थी, 13 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना अपने राज्य में की थी। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी गुजरात। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आपको बताना है कि जो यूपी का उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त है वह अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी राज्यपाल को और ऑप्शन डी विधानसभा के अध्यक्ष को। तो जो भी लोकायुक्त होते हैं वह अपना प्रतिवेदन, जो भी उनकी रिपोर्ट होती है, वह उस रिपोर्ट को उस राज्य के राज्यपाल को देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त होंगे वह अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं वह अपनी रिपोर्ट को राज्यपाल को देंगे और फिर वह राज्यपाल उस राज्य की जो विधानमंडल होती है, विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने उस रिपोर्ट को पेश करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं उनका टेन्योर क्या है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष और ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि 8 वर्ष की है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष की है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन फिर 2012 में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम जो 2012 में लाया गया था, इसके द्वारा पद धारण की अवधि को 6 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया था। साथ ही इसके उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 2012 के अंदर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसके द्वारा जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का टेन्योर था 6 साल का, उसे बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया था। और ये भी बोला गया था कि जब तक नेक्स्ट जो लोकायुक्त होते हैं या फिर उप लोकायुक्त होते हैं वह अपने पद को धारण नहीं कर लेते, तब तक जो पुराने लोकायुक्त हैं वह उस पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि 2011 में पहली बार किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को पारित किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी झारखंड। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने पहली बार 2011 में लोकायुक्त विधेयक को पारित किया था। 2011 में 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में लिया है? आपको बताना है कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जो लोकायुक्त अधिनियम है उसके अंडर में मुख्यमंत्री को भी लिया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और केरल, ऑप्शन बी गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ओडिशा और ऑप्शन डी राजस्थान और कर्नाटका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। मध्य प्रदेश और ओडिशा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लोक आयुक्त अधिनियम के अंडर मुख्यमंत्री को भी लिया है। प्रश्नकाल के संदर्भ में ऑप्शन बी आपका सही था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया है।
यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जिस टाइम IAS प्री में 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम मध्य प्रदेश और ओडिशा ऐसे राज्य थे जिन्होंने लोकायुक्त अधिनियम के अंडर में मुख्यमंत्री को लिया था। लेकिन अब आप एट प्रेजेंट में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और ओडिशा ये सभी वैसे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट है। कथन एसर्शन में आपको बोला है कि अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। जो अल्पसंख्यक शब्द है वह भारत के संविधान में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखते हैं इसके रीजन में क्या दिया गया है। रीजन अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका अल्पसंख्यक आयोग है वह उसके बारे में ना संविधान में नहीं है, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि वह संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें ये बोला गया है कि जो एसर्शन और रीज़न है वो दोनों इंडिपेंडेंटली तो करेक्ट है, लेकिन जो आपको रीज़न बताया गया है वह एसर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। जो एसर्शन और रीज़न है वो दोनों करेक्ट हैं इंडिपेंडेंटली, पर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जो रीज़न है वह एसर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है तथा अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक स्टैट्यूटरी निकाय है। जो आपका अल्पसंख्यक आयोग है वह कानून बनाकर उसका गठन किया गया था, वह सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि उसका संविधान में कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया है, कहीं पर भी संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि इसका गठन संसद के एक अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार आपका एसर्शन रीज़न दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। जो अल्पसंख्यक शब्द है वह संविधान में कहीं पर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, और जो आपका अल्पसंख्यक आयोग है वह सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि उसका गठन संसद के द्वारा कानून बनाकर किया गया था। उसके बारे में संविधान में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट नंबर पर आपको बताया गया है कि भारत सरकार ने 5 समुदायों जैसे कि मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि 2001 जिस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2001 में, उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। उस टाइम पर भारत सरकार के द्वारा 5 समुदाय ही ऐसे थे जिन्हें माइनॉरिटी में माना जाता था, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। लेकिन अब अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनकी संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है, क्योंकि अब जैन जो समुदाय है, जैन कम्युनिटी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। जैन कम्युनिटी को भी अल्पसंख्यक मान लिया गया है, माइनॉरिटी मान लिया गया है। तो जिस टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अब के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अब टोटल 6 समुदाय हो गए हैं अल्पसंख्यक। सेकंड में आपको बोला है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया था। ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसे 1992 के अंदर सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। थर्ड में भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी है। जो पारसी समुदाय है वह भारत के अंदर सबसे छोटा है। यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो पारसी समुदाय है वह जिन समुदायों के बारे में अभी तक आपको पता चला है उनके अकॉर्डिंग पारसी समुदाय सबसे छोटा है, लेकिन और भी ऐसे अनेक समुदाय हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वह फिर भी पारसी समुदाय से छोटे समुदाय हैं। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जिन्हें मान्यता मिली है उनमें से तो पारसी सबसे छोटा है, लेकिन अगर आप टोटल की बात करें तो पारसी समुदाय से छोटे और भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं।
4th नंबर पर है भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। यहाँ पर आपकी 4th स्टेटमेंट भी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। जो भारत का संविधान है वह धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर भी, दोनों के आधार पर मान्य जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें संरक्षण भी देता है और मान्यता भी देता है। तो अगर आप इन्हें एट प्रेजेंट के टाइम पर इन स्टेटमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 4th स्टेटमेंट आपकी ऐसी है जो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी कुछ में चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी सही है, लेकिन अब इसमें 5 नहीं 6 समुदाय शामिल हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मतलब संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था वह 1992 में दिया गया था। और पारसी धर्म से भी छोटे और भी धर्म हैं भारत के अंदर। तो यहाँ पर आपको जो आंसर दिया गया है वो कोई भी नहीं बताया गया है, क्योंकि इसमें 4th भी करेक्ट है और अब 1 और 4th भी आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को निर्धारित करता है। 5 प्रश्नकाल में 5 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार के द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया था। तो वो क्वेश्चन आपसे 2011 में पूछा गया था। 2001 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो जैन धर्म है उसे 2014 में इंक्लूड किया गया है माइनॉरिटी में। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 के संसदीय अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी के तहत सांविधिक दर्जा स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया था, जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया था। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में जिनके बारे में पता है, जिन्हें मान्यता मिली है, अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी है, किंतु इससे छोटे अनेक समुदाय हैं जो भारत के अंदर विद्यमान हैं, जिन्हें यद्यपि मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आपका 1st और 4th स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर आप ये आपकी 2011 के अकॉर्डिंग करेक्ट है, लेकिन अगर आप एट प्रेजेंट में देखेंगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4th स्टेटमेंट ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। आपको बताना है कि जो वोहरा समिति थी वह किसकी स्टडी के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए पुलिस सुधार, ऑप्शन बी वित्तीय सुधार, ऑप्शन सी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के स्टडी के लिए, ऑप्शन डी राज्यपालों की नियुक्ति के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो राजनेता और अपराधी होते हैं इनकी साठगांठ का पता लगाने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए वोहरा समिति बनाई गई थी। वोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई 1993 में उस टाइम जो गृह सचिव थे N.K. वोहरा की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में दी थी। वोहरा समिति का गठन जुलाई 1993 में हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 तक दे दी थी। और यह किस लिए बनाई गई थी? जो राजनेता और अपराधी होते हैं इनके बीच में क्या साठगांठ चल रही है उन सब की जांच करने के लिए बनाई गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच करी है और रिपोर्ट दी है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी समिति है जिसके द्वारा राजनीतिज्ञों और अपराधियों के बीच में जो भी गठबंधन है उसके बारे में जांच की है और अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। ऑप्शन ए ज्ञान प्रकाश समिति, ऑप्शन बी वोहरा समिति, ऑप्शन सी गोस्वामी समिति और ऑप्शन डी राजमन्नार समिति। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। वोहरा समिति एक ऐसी समिति है जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट दी थी। इस वोहरा समिति का गठन 1993 में किया गया था। 1993 में ही जुलाई 1993 में इसका गठन हुआ था और अक्टूबर 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आयोग है जिसके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो प्रशासनिक सेवा और
भारतीय पुलिस सेवा है उसकी समाप्ति कर देनी चाहिए। ऑप्शन ए ढेबर आयोग, ऑप्शन बी कालेकर आयोग, ऑप्शन सी खेर आयोग, ऑप्शन डी राजमन्नार आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। राजमन्नार आयोग के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के जो आयोग है इनकी समाप्ति कर देनी चाहिए। प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। जो आईएएस और आईपीएस की सेवा होती है, सर्विस होती है, इनके समाप्त करने की सिफारिश दी गई थी राजमन्नार आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के प्रावधानों के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? इस क्वेश्चन में ये आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है 1948 है, इसके जो सिद्धांत है और प्रावधान है यह भारतीय संविधान के किन किन भागों में प्रतिबिंबित होते हैं। और आपको बताना है कि जो फंडामेंटल राइट है इनको छोड़कर बाकी के जो भारतीय संविधान के भाग हैं उनमें से कहाँ कहाँ पर आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को देख सकते हैं। फर्स्ट, उद्देशिका प्रियम्बल में। सेकंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में। थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बताए गए हैं। प्रियम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, इन तीनों में आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के जो भी प्रिंसिपल्स हैं और जो भी इनके प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, उन्हें आप इनके अंदर देख सकते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है 1948 के जो इनके प्रिंसिपल और प्रोविज़न है, सिद्धांत और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करती है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के आर्टिकल 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी प्रतिबिंबित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 है, इसके अंदर टोटल 30 आर्टिकल हैं, जिसमें जो आर्टिकल 29 है उसके अंदर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने आर्टिकल हैं? आपको बताना है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948, इसके अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 32। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के अंदर टोटल 30 आर्टिकल्स हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? जो आपको बताना है कि 10 दिसंबर जो एक डेट दी गई है, इसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए मानव अधिकार दिवस के रूप में, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, ऑप्शन सी यूएन दिवस के रूप में और ऑप्शन डी मजदूरी दिवस के रूप में। तो जो आपका 10 दिसंबर है, इसे मानव अधिकार ह्यूमन राइट के रूप में मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया गया था। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा के द्वारा 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यूएन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और मजदूर दिवस
1 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। आपको बताना है कि जो मानव अधिकार है इनका अवधारणा का प्रमुख बल क्या है। ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार पर, ऑप्शन बी समानता के अधिकार पर, ऑप्शन सी धर्म के अधिकार पर और ऑप्शन डी मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मानव अधिकारों की जो धारणा का प्रमुख बल है वह मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की जो प्रस्तावना है इसमें बताया गया है कि मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जिसे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लिस्टेड नहीं किया गया है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी निजता का अधिकार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। निजता का अधिकार, प्राइवेसी का जो अधिकार है, प्राइवेसी का जो राइट है वह यूनाइटेड नेशन के द्वारा मानव अधिकारों में लिस्टेड नहीं किया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया था। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के आर्टिकल 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप होगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसलिए ये स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो उसके लिए उससे आपको रक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन जो कानूनी हस्तक्षेप किया जाता है वो कानूनी हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस घोषणा के आर्टिकल 1 के अनुसार सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होती है। आर्टिकल 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत की सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 26 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो प्राइवेसी का अधिकार है वह इसके अंदर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। यहाँ पर आपको 4 प्रकार के अधिकारों के बारे में बताया गया है और इनमें से आपको बताना है कि सेकंड जनरेशन के हिसाब से आप किसे मानव अधिकार मानेंगे। ऑप्शन ए काम का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो जो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी में दिया गया है काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये 2 ऐसे प्रकार के अधिकार हैं जिन्हें आप सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंग मानव अधिकार मानेंगे। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है 1948, उसमें आर्टिकल 1 से 21 में अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार हैं उस प्रथम पीढ़ी के जो मानव अधिकार हैं उनमें नागरिक और राजनीतिक मानव अधिकार आते हैं। और जो आपके आर्टिकल 22 से 27 में बताया गया है जिसे द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों के बारे में बताया है, इसके अंदर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव अधिकार आते हैं। आर्टिकल 23 में काम का अधिकार और आर्टिकल 26 में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकारों के रूप में शामिल किए गए हैं। इसलिए आपका जो काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है वह दोनों ही मानव अधिकारों के रूप में आते हैं द्वितीय पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 27। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन करने के लिए मानव अधिकारों की किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है कि जो समाज के अंदर जितने भी भेदभाव हैं उन सब का उन्मूलन करने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी और ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। समाज के अंदर जो भी भेदभाव हैं उन सबको दूर करने के लिए जो आपको मानव अधिकार दिए गए हैं वह दूसरी पीढ़ी के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक
का उन्मूलन करने के लिए मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जबकि पहली पीढ़ी के अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है उसने ऑप्शन सी को करेक्ट माना है, जिसमें आपको बताया गया है कि तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं सामाजिक विभेद का उन्मूलन। लेकिन आपको यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन बी दिया गया है। जो सामाजिक विभेदों को दूर करते हैं वह अधिकार दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उन्हें ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर दी गई है वह किस आर्टिकल के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए आर्टिकल 123, ऑप्शन बी आर्टिकल 124, ऑप्शन सी आर्टिकल 125 और ऑप्शन डी आर्टिकल 127। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि जब भी पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होती है और कोई कानून बनाना अति आवश्यक होता है तो उस समय में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके कानून लाया जा सकता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 28 सितंबर 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, बदल दिया गया था। यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था और इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि 28 सितंबर 1983 से ही प्रभावी किया गया है। जो राष्ट्रपति के द्वारा यह अध्यादेश लाया गया था इसे 28 सितंबर 1993 से प्रभाव में माना जाने लगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन बी 1992 में और ऑप्शन डी 1993 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। राष्ट्रपति के द्वारा जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था उसे 1993 से ही प्रभाव में माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि जो ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था इसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को प्रभाव में आया। ऑप्शन बी यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रभाव में आया। ऑप्शन सी यह अधिनियम 23 सितंबर 1995 को प्रभाव में आया और ऑप्शन डी यह अधिनियम 28 सितंबर 1995 को प्रभाव में आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रभाव में आया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था। आपको बताना है कि 1993 में जो एक अधिनियम लाया गया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यह किस उद्देश्य से लाया गया था। ऑप्शन ए मानव अधिकारों को और बेहतर संरक्षण देने के लिए। ऑप्शन बी मानव अधिकारों की सुरक्षा आयोग का गठन करने के लिए। ऑप्शन सी राज्य के अंदर मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करने के लिए और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया गया था उसका उद्देश्य था मानव अधिकारों को और भी बेहतर संरक्षण देना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का गठन करना और राज्य के अंदर मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। ये सभी इसके उद्देश्य थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने और उससे संबंधित या फिर आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने के लिए अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। आपको बताना है कि जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है जिसका गठन 1993 में किया गया था,
इसकी कौन सी धारा के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2 में, ऑप्शन बी धारा 3 में, ऑप्शन सी धारा 2H में और ऑप्शन डी धारा 2M में। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। धारा 2M के अंदर लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज M में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो धारा 2 है, इसके धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज M में लोक सेवा के बारे में परिभाषा दी गई है और इसमें ये भी बोला गया है कि जो IPC की धारा 21 है, इसके अंदर जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं वह सभी सरकारी सेवक माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? आपको बताना है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा जो सशस्त्र बल की परिभाषा दी गई है, उसके अंदर इनमें से कौन सी सेना शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नौसेना, ऑप्शन बी राज्य के सशस्त्र बल, ऑप्शन सी थल सेना और ऑप्शन डी वायुसेना। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो राज्य के सशस्त्र बल हैं वह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के सशस्त्र बल की परिभाषा के अंडर नहीं आते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, थल सेना और वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल होता है। लेकिन यह अधिनियमित 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था। जो ये अधिनियम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यह 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था और इसके अंडर राज्य के सशस्त्र बल नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जो समिति होती है उसके अंदर इनमें से कौन कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी लोकसभा के विपक्ष के नेता और ऑप्शन डी राज्यसभा में विपक्ष के नेता। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है उस समिति में शामिल नहीं होते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है जिसके सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। इस समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंडर में एक कमेटी बिठाई जाती है जिसके अंदर सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ये सभी इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं और इन्हीं की रिकमेंडेशन के बेस पर राष्ट्रपति के द्वारा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए जिनके द्वारा सिफारिश की जाती है उस समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा में विपक्ष के नेता और ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसके पदेन सदस्य कौन नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष,
ऑप्शन बी भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। और ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। विधि आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों के संबंधी मुख्य आयुक्त शामिल होते हैं। ये इस अधिनियम की धारा 12 के खंड ख और न से विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाते हैं। यहाँ पर आपको इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो मानव अधिकार आयोग है इसके पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक इस चैप्टर में कोई भी डाउट आया हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।